नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद वर्मा आज आपके सामने लेकर आया हूँ। क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर है। वन शॉट वीडियो के माध्यम से केवल एक वीडियो में पूरे चैप्टर के मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का अध्ययन करेंगे हम, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उसी श्रृंखला में देखें पहला प्रश्न है, हमारे देश में जननिक रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास आरंभ हुए। कब हुए? क्या 1951 में हुए थे, या 1960 में हुए थे, या 1980 में हुए थे, या 1989 में हुए थे? दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1951। 1951 में राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जननिक स्वास्थ्य के लिए प्रयास प्रारंभ हुए। नेक्स्ट देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए यौन संचारित रोगों में से उस रोग की पहचान कीजिए जो विशेष रूप से लैंगिक अंगों को ही प्रभावित नहीं करता है। जो विशेष रूप से लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में पहले जो नहीं दिया होता है उसको तो आप अंडरलाइन करें कि इसका आंसर हमें नहीं करना है, नहीं वाले आंसर में देना है। तो जो भी ये आपके सामने रोगों के नाम लिखे गए हैं, ये सब यौन संचारित रोग हैं जो मादा गैमीट्स मेल गैमीट्स के साथ में जब भी फ्यूज होता है उस टाइम पर ये असुरक्षित यौन संबंध बनाने से हो जाते हैं। तो इसमें पूछा है, ऐसा कौन सा इनमें से रोग है जो लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता? तो दोस्तों, जो रोग है वो है एड्स। एड्स ऐसा रोग है जो लैंगिक अंग को प्रभावित नहीं करता। ये क्या करता है? हमारे तंत्र को प्रभावित करता है। जो एड्स रोग का जो विषाणु होता है वो होता है HIV। क्या होता है? HIV। इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स की दोस्तों फुल फॉर्म क्या होती है? अंग्रेजी में कहते हैं AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो दोस्तों, एड्स एक विषाणु जनित रोग है, HIV वायरस से होता है। इसमें लैंगिक अंग होते हैं, चाहे वो नर के हों चाहे वो मादा के हों, वो प्रभावित नहीं होते। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है? एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, एक एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस हम मनाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों प्रश्न का पैटर्न बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न देखा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कॉपर्टी क्या अवरुद्ध करता है? कॉपर्टी क्या अवरुद्ध करता है? कॉपर्टी किसे रोकता है? कॉपर्टी किसे रोकता है? अंडोत्सर्ग को, निषेचन को, फर्टिलाइजेशन को, या भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण को रोकता है, या जनन मार्ग को अवरुद्ध करता है? तो दोस्तों, पहले बात आती है कि कॉपर्टी क्या है। कॉपर्टी परिवार नियोजन की एक अस्थायी विधि है। इसके द्वारा जो औरत होती है वो प्रेग्नेंट होने से बच सकती है। इस कॉपर्टी में क्या होता है? इस कॉपर्टी के माध्यम से गर्भाशयी गुहा में कॉपर्टी को स्थापित किया जाता है। उस गर्भाशयी गुहा में कॉपर्टी के स्थापित होने से क्या होता है? जो भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण नहीं होता, भ्रूण के गर्भाशय भित्ति में रोपण को नहीं होने देता है। कौन? कॉपर्टी। तो इसका राइट आंसर है भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण को अवरुद्ध करता है, रोकता है। अगला प्रश्न है, जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जनन स्वास्थ्य देखें, जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं? तो जनन स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है आपका WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों, WHO की जो फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WORLD, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं WHO, हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन।
दोस्तों WHO का स्थापना कब हुई? WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। इसीलिए प्रत्येक 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाते हैं। प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाते हैं। दोस्तों WHO का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में एक स्थान है जेनेवा, एक शहर है जेनेवा, वहाँ पे इसका WHO का मुख्यालय है। तो अब देखते हैं दोस्तों जन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है। जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक तथा व्यवहारिक स्वास्थ्य है जनन स्वास्थ्य कहलाता है। इसे ही कहते हैं जनन स्वास्थ्य। अगला प्रश्न देखा दोस्तों, अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही आपने जाना कि 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों का लक्षण कीजिए। मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए। या यौन संचालित रोग जनन स्वास्थ्य हेतु एक खतरा है, ऐसे किन्हीं 2 रोगों का उल्लेख कीजिए, इन्हें रोकने के उपाय भी बताइए। तो हमें इसमें पढ़ना है कि जो यौन संचालित रोग हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहले बात ये देखते हैं कि यौन संचालित रोग होते क्या हैं। ऐसे रोग जो यौन संबंधों के कारण फैलते हैं यौन संचालित रोग कहलाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज शॉर्ट में कहते हैं STDs, अथवा रतिज या यौन रोग वेनेरियल डिजीज कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। पहला है सुजाक। सुजाक, इस सुजाक का एक और नाम है, उसको कहते हैं गोनोरिया। गोनोरिया, क्योंकि अंग्रेजी में सुजाक को कहते हैं गोनोरिया। तो आपके में सुजाक ना आकर ऐसे अंग्रेजी में भी पूछ सकता है कि जो गोनोरिया रोग है वो कैसे होता है। एक जीवाणु के द्वारा होता है, उस जीवाणु का नाम है नाइसेरिया गोनोरियाई। नाइसेरिया गोनोरियाई। इस रोग के सिम्टम्स क्या हैं? पुरुषों में इस रोग के संक्रमण से मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है, जो टॉयलेट का रास्ता होता है उसमें सूजन आ जाती है। रोगी को मूत्र त्याग के समय अत्यंत पीड़ा, जलन होती है। यह रोग ज्ञानेंद्रियों को हानि पहुंचाता है। इसके प्रभाव से जोड़ों में सूजन और पीड़ा रहने लगती है। दूसरा है दोस्तों, दूसरा है उपदंश। उपदंश का एक और नाम है, उसको कहते हैं अंग्रेजी में सिफिलिस। क्या कहते हैं दोस्तों? सिफिलिस कहते हैं। सिफिलिस या उपदंश। सिफिलिस किससे होता है? यह भी एक जीवाणु जनित रोग है। ट्रेपेनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। इस रोग से जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? इस जीवाणु के संक्रमण की प्रथम अवस्था में नर के शिश्न और मादा की योनि पर लाल रंग के दाने हो जाते हैं। परिपक्व अवस्था में यह जीवाणु हृदय, मस्तिष्क, यकृत, अस्थियों को भी प्रभावित करता है। अगला रोग है जननांगों की हर्पिस। जननांगों की हर्पिस, इसमें क्या होता है? ये रोग विषाणु से फैलता है। इसका नाम है सिंप्लेक्स विषाणु, सिंप्लेक्स वायरस। सिंप्लेक्स वायरस में क्या होता है? इस रोग में लक्षण क्या होते हैं? इस रोग में पुरुष के शिश्न में अत्यधिक दर्द होता है तथा स्त्रियों की योनि में छाले बन जाते हैं और दर्द होता है। अगला है क्लेमाइडियसिस। क्लेमाइडियसिस क्या होता है? यह रोग क्लेमाइडोमोनास ट्रैकोमेटिस द्वारा होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? स्त्रियों की योनि में स्राव होता है, मूत्र विसर्जन के दौरान जलन होती है, जो आर्तव चक्र होता है या पीरियड होता है जिसको मासिक धर्म बोलते हैं, उसमें अत्यधिक रक्त निकलता है, ज्वर मतलब बुखार आता है, आदि इसके सिम्टम्स हैं। आदि क्या हैं इसके सिम्टम्स हैं।
अगला ये पॉइंट हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि परिवार नियोजन जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है उनका आरंभ सन 1951 से होता है। कहाँ से होता है? 1951 से होता है। आगे आपके सामने अगला टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या है? तो दोस्तों जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है एक क्षेत्र विशेष में अधिक जनसंख्या का होना। जब मृत्यु दर जहाँ की कम हो जाए और जन्म दर बढ़ जाए तो उसी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। देखें दोस्तों, प्राय मृत्यु दर में कमी एवं जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में आकस्मिक तथा तीव्र विस्तार जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। परिवार नियोजन की विधियां अपनाकर जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों जो परिवार नियोजन की विधियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली है अस्थायी विधि, पहली है अस्थायी विधि, बाद में आती है स्थायी विधि। अस्थायी विधियों में दोस्तों क्या क्या आता है देखें। पहले प्राकृतिक विधियां आती हैं जैसे संभोग व्यवधान। जब भी जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है दोनों आपस में फ्यूजन या मतलब फर्टिलाइजेशन करें, मतलब सहवास करें या सेक्स करें आपस में, उसी को संभोग कहते हैं। तो जो बाह्यस्खलन जब भी स्पर्म निकलते हैं तो उनको बाहर निकालना चाहिए। अवैधिक संयम बरतें हैं। स्तनपान अनार्तव, जब भी जो औरत होती है जो जिसकी डिलीवरी होती है उसके 5-6 महीने तक उसको स्तनपान कराना चाहिए, अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। दूध पिलाने के साथ साथ आपने देखा होगा जब भी कोई नया बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी माँ होती है उसका 4-5 मंथ के लिए पीरियड रुक जाता है, मासिक चक्र आना बंद हो जाता है। वह विधि भी है इसका हिस्सा। आगे देखें, आगे यांत्रिक रोध विधियां जिसमें निरोध आता है, इसको हम कॉन्डोम बोलते हैं। ये जो फीमेल होता है, सॉरी जो नर होता है, नर का जो शिश्न होता है उसके ऊपर चढ़ाया जाता है जिससे जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, वो मादा की योनि में प्रवेश न कर पाए। आगे होता है आपका डायफ्राम या सर्विकल टोपी, अंतर्गर्भाशय युक्ति, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज, अंतरोपरी छड़ इम्प्लैक्ट रोड्स, अंतर्गर्भाशय युक्ति आईयूडी जिसको योनि मार्ग के द्वारा गर्भाशय गुहा में स्थापित किया जाता है, इसे ही कॉपर्टी कहते हैं। इस युक्ति से मुक्त हार्मोन आयन अंडाणु तथा शुक्राणु के संयुग्मन में अवरोध उत्पन्न करके गर्भधारण को रोकते हैं। उदाहरण कॉपर्टी मोचक होता है उसको आईयूडी कहते हैं। सीयूटी तथा मल्टी लोड 375, हार्मोन मोचक आईयूडीएन, LNG-20, प्रोजेस्टेरोन्स, ये कॉपर्टी के प्रकार हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की कॉपर्टी में क्या होता है, जो गर्भाशय गुहा है उसमें एक रोड लाइक स्ट्रक्चर फिट की जाती है, उससे आयन निकलते हैं। तो जो भी ओव्यूल और स्पर्म होते हैं जहाँ उनका मिलने का एरिया होता है तो हम मिलने से पहले ही वो नष्ट कर दिए जाते हैं। रोड से एक विशेष प्रकार के आयन निकलते हैं जो स्पर्म का भक्षण करते हैं और ओव्यूल का भी भक्षण करते हैं। अगला आता है, और थोड़ी सी इसकी विधियाँ दी गई हैं। आगे आती हैं स्थायी विधियाँ। स्थायी विधियाँ में क्या होता है, स्थायी विधि का मतलब परमानेंट, मतलब हमेशा के लिए। हमेशा के लिए क्या कर सकते हैं आप कि पुरुष नसबंदी कर सकते हैं, जिससे पुरुषों का जो प्रजनन अंग होता है उसमें जोश नहीं आएगा, उठेगा नहीं, और इसका मतलब है कि जो पुरुष होगा वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार महिला नसबंदी होती है, जो पुरुष नसबंदी होती है उसको वैक्सोक्टोमी कहते हैं, जो महिला नसबंदी होती है उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। महिला नसबंदी में क्या होता है, जो गर्भाशय गुहा होती है और जो बच्चादानी होती है जिसको यूट्रस बोलते हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है। आगे देखें दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, IVF तकनीकी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। IVF तकनीकी क्या होती है, या परखनाली शिशु पर टिप्पणी लिखिए। परखनाली शिशु या IVF तकनीकी उन दंपतियों के लिए प्रयोग की जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता, या सक्रिय अंडाणु नहीं होते, या पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम पाई जाती है। इस तकनीकी में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणु को या पुरुष या जाता के शुक्राणु से मादा के शरीर के बाहर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निषेचित करता है। इसे अंतःपात्रे IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी कहते हैं। इसके पश्चात 8 कोश के युग्मनज भ्रूण को फैलोपियन नलिका, इसको ग्राफियन पुटका भी कहते हैं, नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे युग्मनज अंतर फैलोपियन ट्यूब
जिप्ट कहते हैं। इसकी जो जिप्ट की फुल फॉर्म होती है वो होती है जाइगोट, जाइगोट इन इन जाइगोट इंट्रा विट्रो, जाइगोट इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। 8 कोश की अवस्था से अधिक विकसित भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। गर्भाविधि पूर्ण होने पर स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार शिशु को प्राप्त टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इस प्रकार जो शिशु प्राप्त होता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। आगे यौन संचरित रोगों से संक्रमण क्या होते हैं। यौन संचरित रोग होते क्या हैं, हमें ये जानना है। वे संक्रमण जो संभोग के समय, मतलब एक दूसरे से यौन संबंध बनाने के समय, जब भी मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ में फ्यूज होता है वो समय है। वे संक्रमण जो संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हैं, यौन संचारित संक्रमण कहलाते हैं। लैंगिक संपर्क द्वारा निम्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे सुजाक है जिसको गोनोरिया कहते हैं, उपदंश है जिसको सिफिलिस कहते हैं, जननांगों की हर्पिस कहते हैं, ट्राइगोमोनियसिस कहते हैं, एड्स रोग कहते हैं। एड्स रोग एक विषाणु रोग, विषाणु वायरस होता है। क्लेमाइडियसिस कहते हैं, क्लेमाइडियसिस कहते हैं। बंध्यता क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है बंध्यता। बंध्यता का मतलब होता है बांझपन। जो स्त्री अपने पुत्र को या पुत्री को, किसी को भी जन्म नहीं दे सकती, अर्थात बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसको बांझ कहते हैं। विश्व में अनेकों दंपति बंध्य हैं। असुरक्षित संभोग करने के पश्चात भी दंपति द्वारा संतानोत्पत्ति नहीं कर पाना बंध्यता या बांझपन कहलाता है। बंध्यता स्त्री एवं पुरुष दोनों में भी हो सकती है। इसके कारण जन्मजात शारीरिक, प्रत्यक्षात्मक, रोगजन्य एवं मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। जो स्त्रियां बांझ रह जाती हैं, जो बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती, या तो उन स्त्रियों में कमी होती है, या फिर जो अंडा बनता है, जो ओव्यूल होता है, तो वो फट जाता है या टूटता रहता है, ये कमी ये होती है। या किसी पुरुष के जो स्पर्म होते हैं उसकी गलतियों के कारण, अर्थात ओरल सेक्स करने के कारण, जो भिन्न भिन्न प्रकार की वीडियो के माध्यम से पुरुष जो उत्साहित हो जाता है, उन गलतियों के कारण उसके जो स्पर्म होते हैं वो पतले हो जाते हैं और बच्चा नहीं बना सकते, इसीलिए बांझ भी रह जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंट्रायूटेराइन डिवाइस आईयूडी किस प्रकार गर्भरोधक का कार्य करती है। एक डिवाइस है आईयूडीएस, उसके बारे में आपसे पूछा किस प्रकार कार्य करती है। अंतः गर्भाशय युक्ति आईयूडी को योनि मार्ग द्वारा गर्भाशयी गुहा में स्थापित किया जाता है। इस युक्ति से मुक्त हार्मोन या आयन अंडाणु तथा शुक्राणु के संयुग्मन में अवरोध करके गर्भधारण को रोकते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी स्पर्म आ रहे होते हैं, इस प्रकार स्पर्म एक पूंछ की तरह होते हैं, इस प्रकार होते हैं स्पर्म, तो जो स्पर्म आते हैं जो स्पर्म होते हैं इस प्रकार आते हैं। जो ओव्यूल होता है वो ऐसा होता है अंडा, जहाँ पर ये दोनों जो स्पर्म और जो ओव्यूल होता है जहाँ भी फ्यूज होते हैं तो गर्भाशय गुहा में स्थापित किया जाता है। इस युक्ति से मुक्त हार्मोन या आयन अंडाणु तथा शुक्राणु के संयुग्मन में उत्पन्न, मतलब ये जुड़ने में अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो इसके बीच में कहीं फिट की जाती है कॉपर टी, जिसको कॉपर मोचक बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है सीयूटी या मल्टीलोड 375 एवं हार्मोन मोचक आईयूडी होता है LNG-20। इसमें क्या होता है कि जो गर्भाशयी गुहा में स्थापित किया जाता है, जिससे इस युक्ति में जो मुक्त हार्मोन और आयन अंडाणु होते हैं वो संयुग्मन में अवरोध उत्पन्न करके गर्भधारण को रोकते हैं। गर्भधारण करने से क्या करते हैं, रोकते हैं। इसी को कहते हैं आईयूडी। अगला प्रश्न है, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन मिश्रण का गर्भनिरोधक उपाय के रूप में क्या क्या महत्व है। स्त्रियों द्वारा गर्भनिरोधक गोलियां खाकर युग्मनज के निर्माण तथा गर्भधारण को रोका जाता है। इन गोलियों में प्रोजेस्टेरोन की अधिक मात्रा तथा एस्ट्रोजन की कुछ मात्रा होती है। इन हार्मोन्स के कारण पिट्यूटरी ग्रंथि से FSH तथा LH के स्रावन तथा LH का जो स्रावन है बहुत घट जाता है, जिससे अंडोत्सर्जन की क्रिया होती है वो निष्क्रिय हो जाती है। जो अंडोत्सर्जन की क्रिया होती है वो कैसे हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। अगला दोस्तों प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं
किसी एक स्थान पर असीमित जन्म दर में वृद्धि क्या कहलाती है? जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण जन्म दर पर नियंत्रण, विस्फोट के निवारण कारण, ये सब आप जानते हैं। जब भी जनसंख्या वृद्धि होगी तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसके क्या कारण होते हैं? कि पहला कारण तो यही है, पुरुष को वरीयता देना, पुरुष को वरीयता देना। पुत्र उत्पन्न करने की चाह में कभी कभी 5-5, 6-6 बच्चे हो जाते हैं उत्पन्न, लेकिन लड़के के चक्कर में 5-5 लड़कियों को जन्म देते हैं। तो ये एक पुरुष की चाह है, जो भ्रांति बनी हुई है लगातार, कि पुरुष बाहुल्य की क्षमता होती है कि वंश हमारा जब ही चलता है जब हमारा पुत्र पैदा होता है। तो पुत्र की चाह में ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स पैदा हो जाती हैं और बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। अगला, यदि आप सीमित जो अस्थायी उपाय हैं, जैसे निरोध है, जैसे कॉन्डोम है, उसका प्रयोग नहीं करते हैं, असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, तो ढेर सारे जो रोग हैं आपको हो सकते हैं, जिससे जनसंख्या में असीमित वृद्धि हो सकती है। अब बात आती है जनसंख्या वृद्धि की हार्नियाँ क्या हैं, हार्मोनियाँ क्या हैं? आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, खान पान अच्छा नहीं करा सकते, खान पान की अच्छा व्यवस्था नहीं करवा सकते, ना तो अच्छा खिला सकते हैं, ना अच्छा पहना सकते हैं, उनका जो एजुकेशन की शिक्षा है उसको अच्छी नहीं कर सकते। तो इस पर नियंत्रण पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जो भी परिवार नियोजन के उपाय हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। गर्भनिरोधक टैबलेट्स होती हैं जिनसे गर्भधारण ना हो सके, वो खानी चाहिए। जब भी आप जो मेल गैमीट्स है, जब भी फीमेल गैमीट्स के साथ में फ्यूज हो, तो कुछ टैबलेट्स आती हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, उनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये वाला प्रश्न आपको खुद करना है। और उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और एक क्वेश्चंस के माध्यम से हमने इस चैप्टर को कवर किया है। आगे भी बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर आने वाले हैं, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।